हेलो बच्चों, मैं पूनम प्रजापत आदर्श विद्या मंदिर से। जैसा कि अभी ऑनलाइन वीडियोस चल ही रहे हैं, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन 11th क्लास के रसायन विज्ञान का एक टॉपिक लेकर आए हैं। तो आप लोग भी पीछे के वीडियोस देख रहे होंगे बेटा, देखे होंगे, साथ ही उनको याद भी किया होगा, उनके नोट्स भी आपने बनाए होंगे। मैं ये बात इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि 11th के बच्चों में अभी जैसे कई बच्चे यूँ सोच लेते हैं कि अभी स्कूल नहीं खुला है, फैकल्टी फॉर्म तो आप भरें, और भरने के साथ ही आपकी जो मेंटेलिटी सेट है कि आपको जिस फील्ड में जाना है, जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है, उसकी स्टडी करना शुरू करें, क्योंकि टाइम तो जा रहा है ना, उसको अपन पकड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए, और एग्जाम है या फिर अपने को कोई भी किसी भी चीज को फेस करना है, तो वो सब होगा, क्योंकि एक कोई भी अपन किसी भी पर्टिकुलर वे में किसी भी चीज को, इवन स्टडी को तो स्टॉप कर ही नहीं सकते हैं। अपनी स्टडी तो अपने को कंटिन्यू करनी है, स्कूल खुले नहीं खुले, क्या होना है कैसे होना है, बट एक स्टडी एक ऐसा मटेरियल है जिसे आप कभी भी किसी भी रूप में आप पढ़ सकते हैं घर पर बैठ के। ये आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको घर पे ही रहकर आपको स्टडी करने का मौका मिल रहा है, साथ ही आपको वो सब मटेरियल अवेलेबल कराया जा रहा है जिससे कि आप क्या कर सके, घर बैठ के बिना कोई परेशानी के आप उसको पढ़ सकें, है ना। तो कोशिश कीजिए कि घर बैठकर अच्छे से पढ़ें, और जितना आपको पढ़ाया गया है और अभी भी पढ़ाया जा रहा है कंटिन्यू, तो आप उनको अच्छे से पढ़कर उनको बिल्कुल एनालिसिस करें कि कितना आपको समझ आ रहा है। आपके पास ये टाइम अच्छा है कि आप खुद को खुद ही ये चेक कर लें कि आपको किस फील्ड में अच्छा नॉलेज मिल सकता है। हर फील्ड में अच्छा नॉलेज है ऐसा नहीं है, तो कोशिश कीजिए बेटा कि बहुत ही अच्छे से अपने आप का एक खुद का डिसीजन लेकर के आप उन चीजों को क्लियरली पढ़ना शुरू करें। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, और बेशक आप उन उम्मीदों पर खरा उतर भी रहे हैं ना। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, अपन अपने टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक में अपने ने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था 11 में, और फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था, जनरल कॉन्सेप्ट अपने ने पढ़ लिए थे, और फिर लास्ट वन जो वीडियो आपको दिया गया था उसके अंदर अपन ने परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान को रीड किया, मोल संकल्पना को रीड किया और उसको डिस्क्राइब किया। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। उसके बाद आज अपन जो है अपना अगला टॉपिक जो लेकर आए हैं वो है आपका स्टोइकियोमेट्रिक, और एक है आपका सीमांत अभिकर्मक। ये दोनों ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके कंटिन्यू हायर एजुकेशन में भी काम आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो टॉपिक्स 11 में आपको बताए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें, आपका बेस तैयार हो रहा है। 11 को रेयर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये 11 के टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आगे तक चलते हैं। आप नीट IIT की तैयारी करने के लिए जाएंगे तो उनमें भी ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। स्टोइकियोमेट्री तो इसका एक पार्ट है, ये गुणांक इसका भाग है। एक्चुअल में ये शब्द क्या है, इसका मीनिंग क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है। तो इससे पहले अपन स्टोइकियोमेट्री शब्द का अर्थ देख लें। ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है बेटा? ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा में लेकर स्टोइकियोमेट्रिक शब्द को दो पार्ट में तोड़ा गया। क्या क्या? स्ट्रा
स्ट्राइकियोन मैट्रिक, राइट, स्ट्राइकियोन और मेट्रोन, मेट्रोन लिख दिया। अब इन दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है, स्ट्राइकियोन का अर्थ है तत्व, स्ट्राइकियोन का अर्थ क्या है? तत्व, तथा इसका मेसोन का अर्थ क्या है? मापन। क्या अर्थ है? मापन। यानी कि स्ट्राइकियोमेट्रिक जो तत्व है उनका मतलब क्या है? ये जो शब्द आपने पढ़ा है इसका अर्थ क्या है? तत्वों का मापन। यानी कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जो तत्व भाग ले रहे हैं उनकी मात्राएं कितनी हैं, उसको ही अपन क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक आता है जो ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या कितनी है। जो संख्या आपने तत्व के आगे लिखी है वही क्या है? आपका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। यानी कि अपन इसको कैसे समझ सकते हैं? अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले तो कि क्या कि स्टोइकियोमेट्री वह होता है स्टोइकियोमेट्रिक शब्द से तात्पर्य यह है कि इसमें किसमें? स्टोइकियोमेट्री शब्द में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पादों का द्रव्यमान कितना होता है। यानी कि ये बताएगा कि इनके द्रव्यमान कितने होते हैं। साथ ही यदि आप बात करें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की तो वो बताएंगे कि अभिकारक व उत्पादों की संख्या कितनी है। गुणांक बताएगा संख्या व द्रव्यमान बताएगा स्टोइकियोमेट्री, राइट। तो इन शब्दों से शाब्दिक अर्थ समझ में आ जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो आपने अभी लिखा है उसको वैसे ही आपको अपने नोट्स में उतारें। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। उसके बाद अपन अपना इसी के अंदर एक एग्जाम्पल से आपको इस चीज को समझा देते हैं कि ये किस प्रकार से लिखा जा रहा है। जैसे अब अपन इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक जो गुणांक है उसे किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो अपने पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 = 2NH3। बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूं कि N2 + 3H2 = 2NH3। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि यहां पर 3 लिखा है, यहां पर 2। ये लिखने से ही ये रासायनिक समीकरण क्या हुई है बेटा? संतुलित हुई है। अगर ये गुणांक नहीं है तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो गुणांक आगे लिखे जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? इसके अंदर यदि आप बात करें तो वो कहलाते हैं आपके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, जो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में सहायक होते हैं। तो N2 + 3H2 = 2NH3।
3। तो ये है आपके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, जिसे आप बहुत सारे एग्जांपल लाइक H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, तो इसमें दो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो उसे क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। इसी प्रकार जैसे KClO3 है तो 2KCl प्लस 3O2, बहुत सारे प्रकृति में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप आसानी से उनके गुणांकों को देखें तो पता चल जाता है कि ये इन्हें संतुलित कर रहे हैं। आगे ये था स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का अपना टॉपिक जिसे आपने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके बाद अपन आज पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना लास्ट टॉपिक जो है आपका सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक में क्या है कि आप कोई भी यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखें, इवन समीकरण को देखें, तो वहां क्या हो जाता है कि अपन रिएक्शन तो कर रहे हैं, कोई एलिमेंट को रिएक्शन करवाते हुए ये देखते हैं कि रिएक्शन अचानक बंद हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अभी तो एक अभिकारक ही फिनिश हुआ है, दूसरा तो हुआ नहीं है, तो ये अपने आप कैसे बंद हो गई है, रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है? तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया और एक अभिकर्मक दिया गया कि ये किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती है। तो इसको रिप्रेजेंट किया और बताया कि इन्हें सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं? वे अभिकर्मक जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऐसे अभिकर्मक अभिक्रिया पूर्ण होने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, चाहे दूसरा अभिकर्मक शेष रह गया हो। यानी सीमांत अभिकर्मक को आप परिभाषा के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो सीमांत अभिकर्मक बराबर सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं? वे अभिकर्मक जो अभिक्रिया पूर्ण होने के साथ ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे अभिकर्मक क्या कहलाते हैं? सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं? वे अभिकर्मक जो अभिक्रिया पूर्ण होने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसे अभिकर्मकों को हम क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से इसे अपन समझते हैं कि सीमांत अभिकर्मक किस प्रकार से कार्य कर सकता है और अपन इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो अपने पास एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2, राइट। 2H2 लिखे या एक बार यूं ही समझे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2, ठीक है। ये क्या है? H2 जो है इस रिएक्शन में यदि बात करें तो आपने देखा होगा कि यहां पर 1 मोल हाइड्रोजन का है, फिर 1 मोल ऑक्सीजन का है, और यहां बात करें तो 1 मोल हाइड्रोजन तो है पर ऑक्सीजन का 1 मोल नहीं है। तो यहां पर अपन देखें तो इसको संतुलित करने के लिए अपने ने क्या कर दिया? यहां 2 लगा दिया और यहां भी, तो इसके भी 2 मोल बन गए। क्लियर हो गया? तो यहां पर यूं कह रहे हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन जब 1 मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो 2 मोल जल के अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 मोल जल के अणु, जिसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन के 2 मोल तो काम आ रहे हैं पर ऑक्सीजन का कितना मोल काम में आ रहा है? 1 मोल ही काम आ रहा है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन के कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। वापस ध्यान से सुनेंगे। 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करता है
तो 2 मोल जल के अणु बनते हैं, यानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों के 2-2 मोल काम में आ रहे हैं। लेकिन यहां देखें तो रिएक्शन कितने के साथ हो रही है, केवल और केवल 1 मोल के साथ, यानी 1 मोल अतिरिक्त बच जाता है और रिएक्शन रुक जाती है। तो कहा गया कि जो हाइड्रोजन है वो एक सीमांत अभिकर्मक की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जब खत्म हो जाता है तो जल का अणु बनना ही समाप्त हो जाता है। यहां पर ऑक्सीजन का 1 मोल क्या हो जाता है, शेष रह जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि जब हाइड्रोजन का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ क्रिया करती है तो क्या जल का कितना अणु बनता है, जल का 2 मोल तैयार होता है। हो गया, यहां पर ये 2 मोल रिएक्शन करता है लेकिन ऑक्सीजन का केवल 1 मोल ही कार्य कर रहा है, जबकि बन रहे कितने, 2। तो यहां पर 1 मोल ऑक्सीजन शेष रह रही है, इसलिए कौन सीमांत हो गया, हाइड्रोजन एक सीमांत अभिकर्मक की तरह कार्य कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। यहां पर नाइट्रोजन का 2 मोल, यहां भी 2 मोल काम में तो आ रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ 3 मोल है जबकि यहाँ 2 मोल ही काम में आ रहे हैं, यानी 1 मोल शेष रह गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक क्या हो गया, सीमांत अभिकर्मक हो जाता है। तो इस प्रकार से कई एग्जांपल्स, ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आता ही है, आपको वैल्यूज दी जाती है कि इस वैल्यू के आधार पर बताइए कि सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। वैल्यू को देखकर तो आप बता देंगे कि जो कम मात्रा में है वही सीमांत अभिकर्मक है, लेकिन एज अ रिएक्शन यदि बात करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उनको देखना, समझना, ये जानना कि यहाँ पर कौन सा अभिकर्मक सीमांत अभिकर्मक होगा, क्योंकि जनरली रिएक्शन में इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि आपको एक नॉर्मल सा एक आइडेंटिफिकेशन दे दें कि आप इन्हें देखकर पहचान ले कि कौन सा अभिकर्मक सीमांत होगा। जैसे कि आप इसमें देखकर पहचान सकते हैं कि हाइड्रोजन ही क्या है, एक सीमांत अभिकर्मक है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर इसका 1 मोल है जबकि वहां पर 2 मोल, तो यहाँ 1 मोल शेष रह रहा है। तो वही चीज यहाँ पर क्या हो रही है, आइडेंटिफाई की जा रही है कि अपन जो है जितना मान अपने को चाहिए उतना मान अपन कार्य में ले रहे हैं या नहीं। तो अगर वो काम में नहीं आ रहा है तो वो एक्सिस हो गया, और जो काम में आ गया वो एक सीमांत अभिकर्मक के रूप में दिखाया जा सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। कोशिश कीजिए जो पढ़ाया गया है वो तुरंत नोट्स में उतर जाए और आप उसे याद करें, अच्छे से उनको पढ़ें, तभी आपको उस चीज को समझने में आसानी रहेगी। नहीं तो वही है कि अगर अपन रेगुलर वीडियोस देखें लेकिन उसके नोट्स नहीं बनाए तो अपने को वो चीजें क्लियर भी नहीं होती है। तो जनरली जितना भी आपको अब तक पढ़ाया गया है, वीडियोस जितने आपके पास पहुंचाए गए हैं बेटा, उनको देखो, उनके नोट्स बनाओ ताकि आप अच्छे से उनको रीड कर सकें। थैंक यू।